हाय एवरीवन, आई होप आप सब अपने घरों में सेफ और हेल्दी होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं जानता हूँ कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं भारत में। कोरोना काल है और कोरोना काल में ज़िंदगी की और हमारे जीवन की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई है। लगभग 3-4 महीने से मुझे काफ़ी सारे मेल्स, मैसेजेस और आप सबकी फीडबैक सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और मेल्स और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं और आप सब अपनी जीवन की कहानियाँ मेरे साथ साझा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मुझे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाते हैं और मेरे साथ अपनी कहानियाँ बांटते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप मुझे उस लायक समझते हैं कि आप अपनी कहानियाँ, अपना दुख मेरे साथ बांट रहे हैं। मैं जानता हूँ कि अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, उसके बाद से चीज़ें बहुत सी बदल गई हैं। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री में या जिस इंडस्ट्री से हम सब आते हैं, वहाँ पर चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं और आने वाले टाइम पर भी शायद चीज़ें बहुत सारी बदलेंगी। मैं सुसाइड जैसे विषय के बारे में काफ़ी समय से लिखता आया हूँ। लगभग 10 साल से मैं इस विषय के बारे में बात करता आया हूँ, इस विषय के बारे में लिखता आया हूँ और आप सबके साथ में अपनी कहानियाँ, अपनी बातें, अपने विचार आपके सामने, आपके समक्ष रखता आया हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, क्योंकि आने वाले टाइम पर मुझे नहीं पता कि क्या होगा, चीज़ें कैसी होंगी। शायद चीज़ें अच्छी हों, शायद चीज़ें और अच्छी हों, शायद चीज़ें थोड़ी सी ख़राब। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं, सर आपकी लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, हाउ डू यू डील विद इट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको बताऊंगा, मैं आज आपको अपनी फेलियर्स की कहानी सुनाना चाहता हूँ कि हमेशा लोग बात करते हैं सक्सेस के बारे में, हमेशा लोग बात करते हैं आपने क्या अचीव किया है। जब मेरे से लोग पूछते हैं तो मेरे से लोग पूछते हैं पद्मश्री के नॉमिनेशन के बारे में, जो अवार्ड्स मैंने जीते हैं उनके बारे में, नीति आयोग के बारे में। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आपके जीवन की उन विपरीत परिस्थितियों में आपने क्या किया। तो आज हम उन विपरीत परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे और इन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए आपको मेरे बचपन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आज जो हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, जहाँ पे भी हूँ, इसमें मेरा जो बचपन है, इसमें मेरा जो मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो मैं लखनऊ के एक लोअर इनकम क्लास फैमिली से आता हूँ। मैं मिडिल क्लास नहीं बोलूँगा क्योंकि हम थे नहीं। तो उस चीज़ को छुपाना और उस चीज़ के बारे में बात ना करना मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा। मैं हमेशा से ओपन रहा हूँ, मैं हमेशा से मेरी ज़िंदगी की किताब एक खुली रही है और मैं हमेशा उसके बारे में बात करता आया हूँ। तो मेरा जन्म लखनऊ में एक लोअर इनकम क्लास फैमिली में हुआ। मैं 2 साल का था जब मेरे पिताजी का निधन हो गया। ही पास्ट अवे कॉज ऑफ एन हार्ट अटैक से जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद में मैं, मेरी माताजी और मेरी 5 बहनें, हम सब अकेले हो गए। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब इंसान की ज़िंदगी में कोई कठिन समय आता है तो जो आपके रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, वो सब आपका साथ छोड़ देते हैं। तो हमारे भी जीवन में ऐसा ही हुआ। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद में जितने रिश्तेदार थे सब ने हमें भुला दिया, किसी ने भी सहयोग नहीं दिया। पिताजी अच्छे पद पर थे, बट उन्हें इस चीज़ का अनुमान नहीं था कि शायद उनके साथ में ऐसा हो जाएगा या हमारे साथ में एक ऐसा हादसा हो जाएगा जब वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो उन्होंने फ्यूचर के बारे में कुछ सेविंग्स नहीं करी थी। मैं, मेरी माताजी और मेरी 5 बहनें, मैं घर में सबसे छोटा था। मैं 2 वर्ष का था जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई और वो बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद हमारे पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो हमारे घर के भरण पोषण के लिए मुझे याद है कि माताजी भी बताती हैं कि चंदा इकट्ठा होता था एयरपोर्ट में। उस चंदे से घर का भरण पोषण होता था और हमारा घर उसी चंदे से चला है। मुझे याद है मेरी सिस्टर मुझे गोदी में बैठा करके शाम को लकड़ियाँ बिनने जाती थी, जिन लकड़ियों से घर का चूल्हा जलता था।
मैं समझ नहीं पाता था ये क्यों हो रहा था, मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता था, बट अब समझता हूँ, अब याद आती हैं वो चीज़ें, तो समझ में आता है कि वो लकड़ियाँ बिनने जाती थी और मुझे साथ में लेके जाती थी, और तब हमारे घर का चूल्हा जला करता था। तो उस चंदे ने बहुत मदद करी, लोगों ने जो भी चंदा हमें दिया उससे हमारा घर काफ़ी टाइम तक चला। फिर कुछ समय बाद माताजी को पिताजी की जगह नौकरी मिली, जिसको अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं, कैम्पैशनेट ग्राउंड्स पे, कंपैशनेट ग्राउंड्स पे उनको नौकरी मिली। नौकरी उस ओहदे की नहीं थी, उस पद की नहीं थी जिसमें मेरे पिताजी थे, क्योंकि मेरी माताजी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, बट इतना था कि घर का भरण पोषण हो सकता था। लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो समय ऐसा हो जाता था कि महीने के 15-20 तारीख तक ऐसी हालत हो जाती थी कि शायद खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैंने माताजी को, मेरी माँ को सिर्फ एक रोटी खाकर प्याज के साथ में देखा है, और वो 2 रुपये बचाने के लिए शायद 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलती थी। तो वो टाइम देखा है हमने। मुझे आज भी याद है, 3 साल का था मैं, मेरी सारी सिस्टर सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मेरी माताजी चाहती थी कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूँ, तो उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलाने का फॉर्म भरा, और उसमें स्कॉलरशिप का फॉर्म था। तो माताजी मुझे तैयार कर रही थी, 3 साल का था, और आज भी वो जो छवि है वो मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ़ है। वो मुझे तैयार कर रही थी, मेरे कंघी कर रही थी, और बोलती हैं, बाबू ये शायद आखिरी मौका होगा कि तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाओ, तो अपना जी जान लगा दो। तो मैंने उसमें जी जान लगाई, और मेरा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में हुआ, और मेरा कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला हुआ। लेकिन जब आप कॉन्वेंट स्कूल्स में भी जाते हैं तो वहाँ के खर्चे बहुत होते हैं, और खर्चों के साथ में उन खर्चों को निभा पाना एक लोअर इनकम फैमिली के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरी माताजी उसके बाद भी उधार ले लेकर उन्होंने पढ़ाया। मेरे को याद है कि ऑलमोस्ट 12 तक स्कूल साइकिल से जाना, और डिफ़िकल्टी के साथ में वो चीज़ें करना, वो याद है। मेरा कद बढ़ रहा था जब मैं छोटा था, एक इंसिडेंस है, बहुत जल्दी कद बढ़ रहा था, हर 2-3 महीने में मैं 2-3 इंचेस बढ़ जाता था, और ट्राउज़र एक होती थी, शर्ट एक ही होती थी, और वो ट्राउज़र पूरी नीचे तक खुल चुकी थी, जो उसकी सिलाई थी, और मैं कमर का जो सबसे निचला हिस्सा होता था वहाँ बांधता था, और उसको मैंने काफ़ी टाइम तक चलाया है, और मुझे बहुत डर लगता था। मैं खेलता नहीं था क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं पैंट मेरी फट ना जाए। तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं। स्पेशली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को याद आती है, आज मैं किताबें लिखता हूँ, मुझे याद है कि जब सेशन चेंज होता है तो किताबें बदलती हैं इंसान की, बचपन में। तो जब भी ख़त्म होकर नया सेशन आने वाला होता था तो मुझे रिज़ल्ट की टेंशन नहीं होती थी, मुझे इस चीज़ की टेंशन होती थी कि नए सेशन में मैं किताबें कहाँ से लाऊंगा। तो जैसे ही प्रीवियस सेशन के जो सीनियर्स होते थे, जो अच्छे से बात करते थे, प्यार से पेश आते थे, उनके पास में जाकर मैं उनसे बोलता था, भैया ये सेशन ओवर होगा तो क्या आप मुझे अपनी पुरानी किताबें दे देंगे। तो उसमें से कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे होते थे, वो प्यार से किताबें दे देते थे, कुछ मुंह पे मना कर देते थे, तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके किताबें सारी आ जाती थी। और जो रद्दी की दुकानें होती थी वहाँ पे जो यूज्ड कॉपीज़ होती हैं, उनके जो लास्ट के कुछ पन्ने बच्चे फेंक देते हैं, उनको मिला करके हम अभी नई किताब बनती थी, नई कॉपी बनती थी, जिसको हम स्कूल में यूज़ करते थे। वो एक टाइम था जब मैं सेकेंड हैंड बुक्स यूज़ करता था, और आज वो समय है जब मैं नई किताबों के पहले पन्ने पर ऑटोग्राफ देता हूँ, और लोग उसे लेते हैं, लोग उससे लाइन लगा करके ऑटोग्राफ ले करके जाते हैं। फिर 12th क्लास करने के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स ली थी, और जो भी PCM विद कंप्यूटर साइंस लेता है बच्चा, 90% बच्चे चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करें। 12th के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेरा दाखिला हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो फ़ीस होती है वो बहुत हाई होती है। तो हमने सोचा कि शायद एजुकेशन लोन ले लेते हैं, बट एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो आपके पेरेंट्स को व्यय करना पड़ता है। और जब मैंने वो देखा कि उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि वो मेरी मॉम के बजट के बाहर था, क्योंकि 5 बड़ी बहनें थी, उनकी शादी करानी, बहुत सारी और जिम्मेदारियाँ थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BCA में दाखिला लिया। कंपटीशन था उसमें भी, तो उसमें कम्पीट किया और मेरी अच्छी रैंक आई, और मैंने यूनिवर्सिटी से BCA किया। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, तो उसने काफ़ी हेल्प और सहयोग किया मुझे यूनिवर्सिटी में क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी मिला,
और उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया। इनफैक्ट मेरे स्कूल में जहाँ पे मैंने 11th-12th किया अपना, वहाँ पर मैं हेड बॉय था, तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया लाइफ में। और सबसे बड़ा चीज़ जो कॉन्फिडेंस की थी वो इससे आई कि जब लोग मेरा मजाक बनाते थे बचपन में, चाहे वो मेरे रंग का हो, चाहे वो मैं जिस परिवार से आता हूँ उसका हो, तो मैं कभी भी मुझे कभी भी वो बुरा नहीं लगा उस चीज़ का, क्योंकि वो है मेरे साथ। जब हम चीज़ें एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपकी हिम्मत नहीं तोड़ सकता। तो एक्सेप्टेंस से मुझे बहुत शक्ति मिली। और फिर 11th-12th में जब मेरे को मेरी प्रिंसिपल ने हेड बॉय बनाया, तब मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि आपके स्किल्स के बेसिस पर भी आपको जगह मिल सकती है समाज में, और आप जो हैं वो अगर लोग देखेंगे तो उससे भी आपको जगह मिलेगी। तो उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और मेरी लाइफ बहुत बदली। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद में मेरा यूनिवर्सिटी से कैंपस प्लेसमेंट में 2 ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब लगी, बैंक ऑफ अमेरिका और HCL। जब मैं दिल्ली HCL ज्वाइन करने गया, तो वहाँ की चकाचौंध देखकर मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आया मैं यहाँ पे रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा। कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर लखनऊ से आता था और दिल्ली के लायक नहीं था। तो मैं डरा, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने बोला मम्मी हो नहीं पाएगा मेरे से। तो उन्होंने बोला बेटा वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लखनऊ में वापस आया तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, माइक्रोसेव, जो फंडेड कंपनी है माइक्रो फाइनेंस की, उसमें मेरी जॉब लग गई। मैं कुछ टाइम तक जॉब कर ही रहा था, और बाकी के मेरे जो मित्र थे वो सब बैंक PO की एग्जामिनेशंस दे रहे थे। तो मैंने भी फॉर्म डाल दिया और मेरा 3 बैंक्स में PO एग्जामिनेशन में हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI। मैं हमेशा से आगे की पढ़ाई करना चाहता था, मैं MBA करना चाहता था। तो ICICI बैंक ने स्पॉन्सर्ड PGDB कराया मणिपाल यूनिवर्सिटी से। आई वॉज डूइंग दैट MBA, और वहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ाई करी, ऑलमोस्ट 1 साल के हमारा PGDB था मणिपाल यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। तो वो किया। अब वो मेरे जीवन का वो क्षण था कि जब मैं जवान था, हर एक जवान दिल को इश्क होता है, तो मुझे भी इश्क हुआ उस समय। और जब इश्क हुआ तो मेरी कलीग थी और उनके साथ में मुझे इश्क हो गया। और फिर मुझे लगा कि अब जो जीवन का जो हिस्सा है, जो कि आगे का है, वो मुझे इसी के साथ बिताना है। तो हमने फिर बात करी अपने परिवार में, और हमने ये बोला कि हम साथ रहना चाहते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। तो हमारी फैमिलीज़ भी, बिकॉज हम दोनों बैंक POs थे, तो उनको भी कोई एतराज़ नहीं हुआ। उन्होंने बोला ठीक है, और वो भी अग्री कर गए। तो मार्च 2011 में हमारी शादी, जब हमारी पोस्टिंग दिल्ली में हो चुकी थी, तो हमारी शादी तय थी। और उस के 10 दिन पहले उनका, जो मेरी फियांसे थी, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आई वाज शैटर्ड, मैं पूरी तरह से टूट गया था, बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ। मैं बहुत सारे सवाल थे अंदर, मैं उनका जवाब ढूंढ रहा था। मुझे याद है कि मैं 3-3, 4-4 दिन अपने फ्लैट में, जो दिल्ली का था, उसमें बंद रहता था, रोता रहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। और लाइफ में मैंने इतनी स्ट्रगल देखी, अब मेरे साथ दोबारा क्यों, जब सब चीज़ें ठीक हो रही थी तो दोबारा क्यों। कुछ चीज़ों का जवाब नहीं मिलता, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। तो फिर उस टाइम पे मेरे कस्टमर थे ICICI बैंक में, कुमार विश्वास, वो आए मेरे पास, और उन्होंने मुझे एक कॉपी दी और एक पेन दिया। उन्होंने बोला नित्या, जो भी दिल में है वो लिख दे, अपना जो भी गुबार है, जो भी दुख है, वो बयां कर दे, लिख दे। तो मैंने वो कॉपी ली और पेन लिया और पहले 4 शब्द लिखे, डियर आई हेट यू। और मैंने अगले 14 दिन अपनी जो पूरी लाइफ की स्टोरी थी वो लिखी उस किताब में, उस कॉपी में। उसके बाद मैंने उनको पढ़ने के लिए दी, कुमार विश्वास जी को। और 4 दिन बाद मेरे पास पब्लिशर का फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि हम आपकी किताब पब्लिश करना चाहते हैं। मुझे हमेशा से एक चीज़ लगती है कि इंसान जो होता है वो एक परमाणु की तरह होता है, और जब एक इंसान टूटता है और या एक परमाणु टूटता है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। जब एक परमाणु टूटता है तो हम उस ऊर्जा से या तो बिजली बना सकते हैं या एटम बॉम्ब बना सकते हैं। बिजली बनाएंगे तो अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएंगे,
और अगर हम उससे एटम बॉम्ब बनाएंगे तो सबके जीवन को ध्वस्त कर देंगे। इसी तरह एक इंसान जब टूटता है तो उसके पास भी दो रास्ते होते हैं, चाहे उसके जीवन में कोई भी टूटन का क्षण है, ब्रेकअप हुआ हो, जॉब गई हो, कुछ भी हुआ हो। हमारे पास जब भी एक टूटन का क्षण आता है तो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि हम उस टूटन के क्षण को किसी पॉजिटिव चीज़ में डालकर उससे कुछ नायाब बना लें। ये हर बार हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। मेरे जीवन में जब वो टूटन का क्षण आया तो मैंने अपनी पहली किताब लिखी और उस किताब ने मेरी लाइफ बदल दी। क्योंकि जब वो किताब पब्लिश हुई तो मुझे याद है कि मेरे पब्लिशर ने पूछा था कितनी कॉपीज़ पब्लिश करें। मैंने बोला मैं ज़्यादा लोगों को जानता तो नहीं हूँ, तो 300 कॉपीज़ ज़्यादा रहेंगी। मुझे लगा 300 मैं मैनेज कर लूँगा पिक्चर। बुक लॉन्च के दिन जब कुमार विश्वास जी आए उसी दिन 300 कॉपीज़ सेल आउट हो गई थी और फिर 10 लाख, फिर उस साल हमने लगभग 3 लाख कॉपीज़ भेजी। उस किताब में मैंने एक चीज़ करी थी कि मैं अपनी किताब का भाग्य विधाता खुद हूँ। तो मैंने अपनी किताब की, अपनी जीवन की किताब जो मेरी लाइफ स्टोरी थी उसमें मैंने अपने आप को मार दिया और उससे ज़िंदा रखा। ये मेरा बदला नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि वो हमेशा मेरे साथ ज़िंदा रहे। तो उसमें रखा। फिर मैंने बाकी किताब लिखी, मेरी बाकी किताब पॉपुलर होने लगी और मेरे पास और किताब लिखने का ऑफ़र आया। और उसी बीच में मैं ट्रेनिंग की डिवीज़न में भी मूव कर गया। मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम किया। तभी उस बीच मुझे राउडी राठौर करने का मौका मिला और उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करने का मौका मिला और तब वहाँ से लाइफ पूरी मेरी बदल गई। तो जो फेलियर था लाइफ का वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया था। ब्रेकअप्स बहुत हुए और उसके बाद में मुझे लगा कि मैं काफ़ी टाइम तक आई वॉज लाइक कि मैं शायद एक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं था। फिर जब मैं रेडी हुआ, मेरा घर बसा, तो फिर जीवन की एक राह पे हम आकर के ये समझते हैं, वो बोलते हैं ना, प्रेम गली अति सांगड़ी या में दो ना समाए। तो फिर कोई से पसंद आया, फिर मुझे लगा कि हाँ अब लाइफ शायद इस इंसान के साथ में जा सकती है। प्रेम गली अति सांगड़ी या में दो ना समाए, तो हमें लगा कि शायद एक होकर के अब इस प्रेम की जो गली है उससे निकलना होगा। तो हम दोनों साथ हुए। पर जैसा कि जीवन में परिस्थितियाँ कभी आपके अनुकूल नहीं रहती, तो वहाँ पे भी कुछ परिस्थितियाँ विपरीत निकली और हमें अलग होना पड़ा। लेकिन उसने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि आप अपने अनुकूल चीज़ों को हमेशा नहीं रख सकते। आप जैसे हैं आप वैसे दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहेगा। तो जब जीवन नीचे जाएगा तब वो ऊपर भी आएगा। तो आपको जब नीचे जाना है तो आपको ये इंतज़ार करना है कि हम ऊपर आएंगे, और जब ऊपर आएंगे तो ये भी अंदर मलाल मत रखिए कि हमें नीचे भी आना है, उसके लिए भी तैयार है। तो जब भी कठिनाइयाँ मिले हमेशा से याद रखिए कि उन कठिनाइयों से निपटने का सिर्फ एक तरीका है, हंस के मुस्कुरा के आगे बढ़िए। और जब भी किसी की मदद चाहिए तो पीछे मत हटिए, आगे देखते रहिए। मैंने हमेशा जीवन में एक चीज़ समझी है और हमेशा एक चीज़ जानी है। मैं बचपन से ये सोचता रहता था कि भगवान, मैं जब अपने आप को कंपेयर करता था अपने दोस्तों से कि वो बहुत अच्छे परिवारों से आते हैं, मुझे ये बहुत दुख होता था कि मैंने गरीब परिवार में जन्म क्यों लिया। मैं हमेशा ये बोलता था भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ क्यों नहीं लिखा। तो मुझे इसका जवाब मिला कि भगवान उनकी किस्मत में कुछ इसलिए नहीं लिखते, कुछ इसलिए नहीं लिखते उन लोगों की किस्मत में जिनका उन्हें यकीन होता है कि वो अपनी किस्मत खुद बना लेगा। तो भगवान को आप पे यकीन है कि आप अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। आज परिस्थितियाँ शायद अनुकूल नहीं हैं, आज शायद परिस्थितियाँ विपरीत हैं, आज आप शायद इस वाली फेज़ पर हैं जीवन के जहाँ पे नीचे हैं, लेकिन विश्वास मानिए आप ऊपर भी ज़रूर आएंगे। कठिनाइयाँ जीवन को जीने का लक्ष्य देती हैं। तो जब भी कोई कठिनाई आए तो याद रखिए टूटन का क्षण आया है और अब आपको आगे बढ़ना है, उन कठिनाइयों का सामना करना है। यह आपके ऊपर है कि उन कठिनाइयों को आप किस तरह लेना चाहते हैं। एस्केप रूट्स मत देखिए, ड्रग्स, सुइसाइड, ये सारी चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब वो समय बदलेगा ना तो शायद आप उस बदले हुए समय को एक्सपीरियंस करने के लिए शायद ज़िंदा ना रहें। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में जो हुआ
हम सब जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। आज उन्हें ट्रिब्यूट दी जा रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन शायद वो देखने के लिए वो ज़िंदा ही नहीं है इंसान। तो ये चीज़ ज़रूरी है हमें समझना कि अगर जीवन में एक अच्छा क्षण आने वाला है तो उसे देखने के लिए आपको ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और कठिनाइयों के सामने घुटने मत टेकिए, मत टेकिए। आएगी, सबके जीवन में आती है, हम सबके जीवन में आती है। कुछ लोगों के जीवन में एयर कंडीशन रूम में बैठ करके परेशानियां झेल रहे हैं, कुछ लोग धूप में, चिलचिलाती धूप में बैठ करके परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन परेशानियां सबके जीवन में। हाँ, डिग्री अलग है परेशानियों को झेलने की। बस हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपसे कोई भी कुछ भी छीन सकता है, लेकिन जो आपकी हिम्मत है ना, वो नहीं छीन सकता। तो ये आपके अंदर है। हिम्मत रखिए और लोगों से बात करिए। जब किसी की मदद चाहिए तो उसके पास चाहिए। अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, इन सब से बात करिए। जब भी आपको लगता है कि आप जीवन के किसी भी ऐसे मोड़ पर हैं, टूटने का क्षण आ रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ करिए जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकें। लिखिए, पढ़िए। लिख नहीं पाते हैं तो पढ़ लीजिए ना, अच्छा पढ़ लीजिए, मज़ा आएगा। पिक्चरें देख लीजिए, लोगों के साथ टाइम बिता लीजिए। जिस चीज़ में करने में मज़ा आता है वो कर लीजिए। जीवन ऐसे जिए और बहुत आसानी से जीवन जी लिया जाएगा। तो बस आज की गुफ्तगू में इतना ही। आशा करता हूँ जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता था वो आप तक पहुँचा। कैसा लगा बताइएगा।